नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन के बारे में, लेकिन उससे पहले जो हमारे होम्योपैथिक लवर हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो होम्योपैथिक दवाइयाँ खाते हैं और जानना चाहते हैं कि यह दवा कैसे काम करती है, तो मरीज को देखते समय हम उनके कंसर्न को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, इन सब को ध्यान देते हैं कि मरीज हमारे पास आ रहा है तो वह कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब हम ध्यान देते हैं। क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको देता हूँ कि जैसे हम एक सामान्य किसी आदमी से मिलते हैं या कई लोगों से हम मिलते हैं, तो जनरली हम एक अवधारणा बनाते हैं कि वह ज़्यादा तेज़ तर्रार है, वह थोड़ा सा बुद्धू जैसा है, या वह चालाक है, या बहुत होशियारी दिखाता है। ऐसे हमारे दिमाग में कोई ना कोई एक आदमी के प्रति इमेज बन जाती है। तो उसी तरीके से होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो भी एक पूरी पर्सनैलिटी कवर करती है। हर मेडिसिन के सिम्टम्स में एक पर्सनैलिटी छुपी होती है। अलग अलग स्टेज में, अलग अलग बीमारियों की स्थिति में वो मेडिसिन की पर्सनैलिटी अलग होती है, और इसी फीलिंग को, पर्सनैलिटी को, सिम्टम्स को हम पेशेंट में तलाशते हैं। और जिस मेडिसिन की हमें उनके अंदर छवि दिखाई देती है, जो फील देता है मरीज हमसे बात करते समय, उस आधार पे हम उसे दवा देते हैं। तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हमेशा अपने मरीज को उसकी बीमारी के बारे में तो सुनता ही है, साथ साथ उसका कंसर्न क्या है, वह बीमारी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बीमारी में उसकी स्थिति क्या है, बीमारी को लेकर उसकी सोच क्या है, उस बीमारी की अवस्था में उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखता है और उस आधार पे दवा का सिलेक्शन होता है। तो इसी से जुड़ा हुआ हम एक केस देखेंगे जिसमें हमने यह सब मरीज पे ध्यान दिया। मैं आपको यह पहले से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि हम कैसे मरीज को ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों, एक मरीज आया मेरे पास। उस समय मैं क्लिनिक में खाली बैठा हुआ था, कोई मरीज नहीं था। वो दरवाज़ा खोला, आया और आते ही बोलता है कि मैं आपके नज़दीक में एक काम से आया था, तो मुझे कुछ टाइम लग रहा है। तो मैं देखा आप खाली बैठे हैं, तो मैं सोचा आपके पास आ जाऊं। तो आते ही उसने कहा कि आपके पास नोनी का कोई ट्रीटमेंट है क्या, खर्राटे की कोई दवा है? मैंने कहा हाँ है। तो उसने कहा क्या अभी तक कोई किसी को आराम मिला है? मैंने कहा हाँ मिला है, लेकिन कोई ट्रीटमेंट में उतना फॉलो अप यदि नहीं देता है तो हमको पता नहीं चल पाता है। तो मैंने उसे इशारा किया बैठने के लिए, तो बैठा, तब तक वो खड़ा ही था। तो उसने कहा कि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, मैं जानता हूँ, मुझे यह जानना है होम्योपैथी में इसका इलाज है क्या? तो मैंने कहा किसका इलाज कराना है? उसने मुझे अभी तक बताया नहीं कि मरीज कौन है। तो उसने कहा अरे मुझे ही अपना इलाज कराना है। मैंने कहा तो आपको इससे समस्या क्या है? तो उसने कहा नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है, उतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी जो श्रीमती हैं उनका कहना है कि आपके खर्राटे की वजह से मैं सो नहीं पाती। वैसे कोई ख़ास बड़ी समस्या नहीं है। तो इस दौरान वह क्लिनिक में ऐसा चारों तरफ नज़र घुमा के देख रहा था। तो उसने अचानक एक अजीब सा बोला कि आपके पास मरीज़ तो बहुत आते होंगे, कितने बजे आप बैठते हो, कब तक बैठते हो? मैं यहाँ तो अक्सर गुजरता हूँ, आपको कभी नहीं देखा हूँ, लगता है आपकी क्लिनिक नई नई खुली हुई है। तो मैंने उसे अपने बारे में बताया। तो बोला आपके यहाँ मरीज़ तो बहुत आ जाते होंगे, आपके क्लिनिक के थोड़ा सा आगे में एक और क्लिनिक है होम्योपैथी की, वहाँ मैं जब भी जाता हूँ बहुत भीड़ रहती है, उनके यहाँ बहुत बहुत भीड़ रहती है, आपके यहाँ भी होती होगी। तो मैंने भी अपने हिसाब से उसे जवाब दिया। तो मैंने पूछा ठीक है आपको ये खर्राटे से और क्या दिक्कत? बोलते नहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस खर्राटे से। हाँ, जब कभी ट्रेन में जाता हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है, मेरे खर्राटे ना इतने भयंकर है कि लोग सुनेंगे तो डर जाएंगे, लोग हड़बड़ा जाएं क्या है। वैसे तो ट्रेन में हर कोई खर्राटे लेता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जब एसी कोच में बैठो तो वहाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। वो क्या है ना कि एग्जीक्यूटिव लोग रहते हैं,
तो उनके बीच में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, नहीं तो वैसे कोई समस्या नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा इसका कारण क्या है? तो मैंने उसे कई सारे कारण बताए, जिनमें से एक मैंने सर्दी कफ़ भी उसे बताया। तो उसने कहा हाँ, मुझे सर्दी कफ़ होते रहते हैं, मुझे एलर्जी की शिकायत है। हालाँकि वो भी मुझे उतना दिक्कत नहीं करता है। मैं कुछ-कुछ इलाज कराते रहता हूँ। आप वो जानते हैं ना, उन्होंने कई डॉक्टरों के मुझे नाम बताए कि मैंने इसके पास गया है, इस डॉक्टर के पास गया, कई हॉस्पिटल के नाम बताए। मैं अक्सर जाते रहता हूँ, लेकिन गौर करने वाली बात थी कि उसने किसी भी डॉक्टर का सही तरीके से नाम नहीं बताया, सरनेम को तोड़-मरोड़ के बताया। तो उसने कहा आप तो जानते हो कि मैं जहाँ काम करता हूँ मुझे फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, तो मैं बड़े हॉस्पिटल जाते रहता हूँ। उसने 1-2 हॉस्पिटल के भी नाम बताए, लेकिन उसके नाम भी सही नहीं बताए, तोड़-मरोड़ के बताए। तो मैंने कहा तो और क्या दिक्कत है? बोलते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बढ़िया हेल्दी हूँ, खाना खाता हूँ, ड्राई फ्रूट खाता हूँ, फल खाता हूँ, तो एक्सरसाइज़ करता हूँ, योगा जाता हूँ, तो ये सब छोटी-मोटी प्रॉब्लम मेरी मैनेज होती रहती है, उतना दिक्कत नहीं होता है। तो मैंने कहा तो करना क्या है? तो उसने कहा कि आप तो कहते हो कि कोई स्नोरिंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो मैंने कहा और आप कहते हैं कि इसके लिए सर्दी कफ़ से होता है, तो क्या इसके लिए कफ़ की दवा लेनी पड़ेगी? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जब आपको दवा देंगे तो पूरे सिम्पटम्स बेस पे देंगे। तो उसने मुझे कहा ठीक है, अब आया हूँ तो दवा दे दीजिए, कफ़ की दे दीजिए, देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है आपकी दवाई से। तो मैंने कहा ठीक है। तो लास्टली उसने कहा अच्छा एक काम करिए, इसमें स्नोडिंग की दवा भी ऐड कर दीजिए, देखते हैं खर्राटे में आप क्या ही इससे फ़ायदा मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसे दवा दे दी और उसे 15 दिन बाद बुलाया, लेकिन वो 15 दिन बाद नहीं आया। तो वो आया 1 महीने बाद। तो किसी और का भी ट्रीटमेंट करने आया था, अपनी मिसेज़ को लेके आया था। तो उसका ट्रीटमेंट के बाद उसने मुझे कुछ बताया नहीं। अपनी मिसेज़ की दवाई हो जाने के बाद उनकी मिसेज़ ने ही मुझसे कहा कि इन्हें भी दवा दे दीजिए। तो मैंने कहा कि दवा तो मैं पहले दिया था, क्या रिज़ल्ट मिला है? तो उसने बताया कि आपकी दवा खाने के बाद से मुझे तो सर्दी हुई ही नहीं। आपकी दवा लिया और 2 दिन के अंदर ही मेरी सर्दी ठीक हो गई। उनकी मिसेज़ ने बताया कि उनके खर्राटे बहुत कम हो गए हैं। मैं पहले चैन से नहीं सो पाती थी, खर्राटों के कारण सोने में दिक्कत थी, नींद खुलती थी, लेकिन अब आराम से सो रही हूँ, उनकी खर्राटे कम हैं, बहुत कम हो गए हैं, इन्हें और दवा दीजिए। तो उसने कहा नहीं, नहीं मुझे कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, अब तो बहुत ठीक हो गया है पहले से। तो उनकी मिसेज़ ने इंसिस्ट किया नहीं इनको दवा दीजिए, तो मैंने उन्हें दवा दिया और उनके खर्राटे इस तरीके से कम हो गए। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि हमने उन्हें दवा किस आधार पे दी और क्या दवा दी। तो इसका जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो देखते हैं कि यह मेरे पास कोई पहले से प्लानिंग करके नहीं आए थे, यह घूमते फिरते आए, खाली थे इसलिए मेरे क्लिनिक में आए थे। तो इसे हम गैम्बलिंग डिज़ायर कहते हैं, रिस्क लेना या जुआ जैसा खेलना कि चलो चल के देखते हैं क्या होता है। तो इसको हमने लिया गैम्बलिंग डिज़ायर। दूसरा, आते ही इन्होंने यह बताया कि मेरे पास इसलिए आए हैं क्योंकि मैं खाली था, अगर शायद मैं बिज़ी रहता तो नहीं आते। और दूसरा, इन्होंने दूसरे डॉक्टरों का कंपेयर किया, बताया कि वहाँ कैसा है। तो यह जो बात होती है यह दिखाने के लिए होती है कि सामने वाले को ऐसा फ़ील करा देता है कि आप उतने बड़े नहीं हो, आप थोड़ा छोटे हो। ये कंटेम्प्टुअस कहलाता है। कंटेम्प्टुअस मतलब सामने वाले को थोड़ा-सा लोअर फ़ील कराना। तो इसके लिए हमने कंटेम्प्टुअस लिया। और दूसरा, इन्होंने अपना ऐसा रोबीला रूप दिखाया, ऐसा दिखाया जैसे इनके अंदर बहुत गर्वित है, यह अपने आप को थोड़ा दूसरों से श्रेष्ठ समझ रहे हैं। तो इसके लिए हम प्रिजम्पटुअस लेते हैं, जो अपने आप में लोगों को लगता है कि वो बहुत गर्वित हैं, ऊँचे हैं, उनके अंदर दूसरों से ज़्यादा
है, कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है या ज़्यादा बड़े हैं, ऐसा लोग समझते हैं। और हमने देखा कि इन्होंने बताया कि मेरे खर्राटे इतने ज़्यादा हैं कि लोग डर जाएं। मतलब मुझे कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है, बड़े स्तर की है। तो यह कहलाता है एक्सक्लूसिव टू, मतलब मेरे जैसा दूसरे का है ही नहीं, मैं यूनिक हूँ, ऐसी फीलिंग एक्सक्लूसिवनेस कहलाती है। दूसरा, इन्हें प्रॉब्लम है तभी तो यह चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अपनी हर प्रॉब्लम को यह छोटी मोटी समझते हैं कि ये प्रॉब्लम छोटी सी है, जबकि प्रॉब्लम बड़ी है। ये खुद भी बता रहे हैं कि मुझे बहुत भयंकर है, लेकिन एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि बहुत छोटी समस्या है, नहीं मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लेता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ड्राई फ्रूट खाता हूँ, मैं योग करता हूँ, 2 दिन दवाई खाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, ज़्यादा दवा नहीं खाना पड़ता। तो यह कहलाता है कि ये समस्या को छोटी समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है डिल्यूजन लुकिंग स्मॉल एट अदर, दूसरों को छोटा समझ रहे हैं, बीमारियों को छोटा समझते हैं। तो और बातों में इन्होंने यह बताया कि इनकी श्रीमती जी बोलती हैं कि आपके खर्राटे की वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो उन्हें इस बात की उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है जितना ऑकवर्ड इन्हें एसी कोच में लगता है, क्योंकि वहाँ एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग रहते हैं, थोड़ा बड़े लोग रहते हैं। तो ऐसा बिहेवियर जहाँ वह अपने से छोटे लोग के सामने कड़क रहता है, रूखा मिजाज दिखाता है, लेकिन अपने से बड़े या जहाँ उन्हें झुकना है वहाँ बस वो नम्र हो जाते हैं। तो ऐसा बिहेवियर कहलाता है हार्ड फॉर इंफीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। जहाँ उससे उसको अपने छोटे से लोग मिलेंगे, चाहे वो ताकत में छोटा हो, चाहे पावर में छोटा हो, उम्र में छोटा हो, समझदारी में छोटा हो, किसी भी मामलों में दी हो, सामने वाले अपने से छोटा समझता है तो उसके सामने वह कड़क मिजाज दिखाएगा, रूखा दिखाएगा, ठीक है। और जहाँ वह उससे सुपीरियर लोग मिल जाएंगे, जहाँ कोई पद में, पावर में, प्रतिष्ठा में, उम्र में, रिश्तों में या किसी भी मामले में कोई उससे बड़ा है, तो वहाँ वो नम्र हो जाएंगे। तो ऐसा बिहेवियर होता है। तो इन सब रूब्रिक को देखते हुए, ये पूरी फील्ड पकड़ते हुए, यह जो चीज़ हमें उन मरीज में दिखाई दी, यह छवि थी प्लेटिना मेडिसिन की। जो प्लेटिना मेडिसिन होती है वो अपने आप में बहुत गर्वित महसूस करती है, अपने आप में इगोस्टिक होती है, अपने आप को वह दूसरों से श्रेष्ठ समझती है। तो अगर ऐसी छवि हमको मरीज में दिख जाती है तो चाहे कोई भी समस्या हो, अगर उन्हें दवा देते हैं तो उन्हें आराम मिलता है। जैसे यह केस में प्लेटिना मेडिसिन देने के बाद उनके कफ ठीक हो गए, उनकी एलर्जी ठीक हुई और उनके स्नोरिंग, खर्राटे में भी कमी आ गई और धीरे धीरे कमी आती जाएगी। तो दोस्तों, आपने समझा कि कैसे हम मरीज के अंदर किसी की छवि देखते हैं। हालांकि होम्योपैथिक डॉक्टर नॉन प्रिजुडाइज्ड होता है, अनप्रिजुडाइज्ड होता है, हम किसी के प्रति धारणा नहीं बनाते, लेकिन यह एक मानवीय मूल्य होता है कि हर कोई अपना एक ऑरा देता है और यह ऑरा उसका हमें फील होता है। डॉक्टरों को भी फील होता है, होम्योपैथिक को फील होता है, आम पब्लिक को भी फील होता है। तो यह ऑरा समय समय पे सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। बीमारी में उसका कंसर्न क्या है, वह बीमारी को कैसे देख रहा है, बीमारी के कारण उसको समस्याएं क्या हो रही हैं, वह उसका ओरिजिनल बिहेवियर कैसा है, यह सब हम बीमारी की अवस्था में देखते हैं और जो समय के हिसाब से बदलता भी है या वैसे ही रहता है। तो दवाई देने के बाद उसका कंसर्न भी बदल जाता है, उसका एटीट्यूड बदलता है। हालांकि मूल प्रवृत्ति तो लोगों की रहती है, लेकिन बीमारी की अवस्था में जो उनका बिहेवियर होता है या जो चेंजेस आते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप हमें कमेंट्स करिए। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें बताइए, कुछ जानना हो तो हमसे पूछिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।